10 लाख रुपए के लोन का सेटलमेंट मात्र 50,000 में। क्या यह संभव है? यदि संभव है तो कैसे? क्या उपाय है इसके? और आज उन्हीं 12 उपायों पर हम चर्चा करेंगे। साथियों नमस्कार, एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि कई जो हमारे व्यूअर हैं उनके दिमाग में ये बात आती है कि सर जब बैंक या एनबीएफसी हमको 10 लाख रुपए का लोन दे रही है वो 50,000 या 1 लाख में सेटलमेंट कर लेगी, यह कैसे पॉसिबल होता है? क्या सच में ऐसा होता भी है? तो आज उसी पर एक विश्लेषण वीडियो है और विस्तृत वीडियो है। तो आज मैं ये कहना चाहूंगा, यदि आप लोन डिफॉल्टर हैं, यदि आपके पास पैसा है तो आपको पैसा चुका देना चाहिए। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोन के दलदल में धंसते जा रहे हैं और अपने मन में गलत ख्याल ला रहे हैं अपने जीवन के प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति। तो ऐसे व्यक्ति जो वास्तव में लोन के चक्रव्यूह में उलझ चुके हैं ना, ये वीडियो उनके लिए है। साथियों, ये बात अक्सर सामने आती है कि क्या किसी लोन का सेटलमेंट होता है? होता है तो कब होता है, क्यों होता है और कैसे होता है? साथियों, आज जो 10 लाख के लोन का सेटलमेंट 50,000 पर ये वीडियो पोस्ट हो रहा है, इसे आप अनसिक्योर्ड लोन के रूप में ही देखें और समझें। साथियों, सबसे पहली बात है कि कौन से 12 उपाय हैं जिन उपायों को अपनाकर हम हमारा लोन सेटलमेंट न्यूनतम राशि के अंदर करवा सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट वीडियो आज छोटा ही बनाऊंगा मैं, क्योंकि मैं आपसे कमिटमेंट कर चुका हूं, अब बड़े वीडियो मेरे पोस्ट नहीं होंगे। तो सबसे पहला उपाय है कि जब आपको लग जाए कि हम लोन के दलदल में पूरी तरह फंस चुके हैं, निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, लोन लेकर लोन चुकाना या लोगों से उधार लेकर लोन चुकाना विकल्प नहीं है, रुक जाइए। तो पहला उपाय होता है प्रायर नोटिस। आप अपने इंटेंशन के बारे में, आप किन हालातों में परेशान हैं, किन कारणों से लोन का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, उन मुद्दों पर आप कंपनी को प्रायर नोटिस भेजें। यदि आपने किसी ब्रांच ऑफिस जाकर लोन लिया है तो ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, मेनली आज की तारीख में लगभग लोन लोगों ने ऑनलाइन लिए हैं। ऐसी कंडीशन में आप केवल रजिस्टर्ड ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस अपना प्रायर नोटिस भेज सकते हैं। पहली बात हमेशा कहता हूं कि खुद वकील न बने। ये जो नोटिस है वह किसी एडवोकेट से ड्राफ्ट कराए ताकि कोई लीगल इश्यूज उसमें क्रिएट न हो। दूसरी बात कि जैसे ही आप प्रायर नोटिस भेजते हो, आप डिफॉल्टर हो चुके हैं या होने वाले हैं, उसके आधार पर प्रायर नोटिस निर्भर करता है। और जाहिर सी बात है कि यदि आप प्रायर नोटिस भेज रहे हैं तो इसका मतलब अब आपके लोन भरने की स्थिति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में रिकवरी हरेसमेंट होता है, यानी कि रिकवरी एजेंट फोन कर करके और घर आकर बदसलूकियां करते हैं, बदतमीजियां करते हैं और परेशान करते हैं, और हर वो एक्ट, साम दाम दंड भेद, हर वो नीति अपनाते हैं जिससे कि आप हैरान परेशान होते हैं। तो उसके लिए जो सेकंड ऑप्शन है वह है इंटीमेशन लेटर। जिस भी एडवोकेट से आप लीगल नोटिस ड्राफ्ट करवा रहे हैं उनसे एक इंटीमेशन लेटर बनवाएं, ताकि आप घर पे ना हो तो आपके घर वाले, और यदि आप घर पे हो तो आप रिकवरी एजेंट को वो इंटीमेशन लेटर दे, बात खत्म। वो बोल नहीं पाएंगे, और बोले तो फटकार दो आप। उसके वीडियो बने हुए हमारे चैनल पे। तीसरा है कॉल कस्टमर केयर, यानी कि तीसरा जो उपाय है कि हर बार जब आपको कस्टमर केयर के कॉल आते हैं आप उन कॉल को रिसीव करते हो। आपकी इच्छा है रिसीव करें, आपकी इच्छा है रिसीव ना करें, लेकिन आप हर कॉल वाले को अपनी पुरानी स्थितियां सुनाना शुरू कर देते हो। जब आप प्रायर नोटिस दे चुके हैं तो आपको कस्टमर केयर कॉल पे यही कहना है कि आपकी कंपनी से हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा है, हमने एक प्रायर नोटिस भेजा है, उसका रिप्लाई आएगा, तब तक वेट कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। रिप्लाई आया तो उसका री रिप्लाई फाइल होगा, तब तक वेट कीजिए। मतलब ये कस्टमर केयर पे सीधी सी पॉइंट टू पॉइंट बात, लंबी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कस्टमर केयर पे जो बैठा है ना, उसे आपकी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और न ही वो उस आपकी लैंग्वेज को कंसीडर करके अपने रिकॉर्ड में रखने वाला है। तो ये बात आप ध्यान रखें। चौथा है नोटिस री रिप्लाई, जवाब उल जवाब, यानी कि एक बात ध्यान रखिए, आप कभी भी जो प्रायर नोटिस भेजते हैं, यदि आपने अपने एडवोकेट के माध्यम से प्रायर नोटिस भेजा है तो ऐसी स्थिति में कभी भी कोई भी कंपनी उसका सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं दे पाती है।
इस चीज को आप गौर कीजिएगा। आप अपने एडवोकेट को कहिएगा कि आप नोटिस ऐसा बनाइए कि कंपनी चाहकर भी उसका संपूर्ण उत्तर नहीं दे पाए, और ऐसा होता है। जो हमारे कॉल बुकिंग कस्टमर्स हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने कोई भी प्रायर नोटिस भेजा है तो उसका रिप्लाई कभी भी नहीं आया है, और आया है तो 100% प्योर रूप से नहीं आया है। कारण क्या है कि उस नोटिस का रिप्लाई कंपनी के ही बंदे दे देते हैं जो लीगल डिपार्टमेंट से होते हैं, जिनको कि एडवोकेसी का नॉलेज ही नहीं होता है। तो ये प्रायर नोटिस आपको एक बार नहीं हर बार डिफेंस करने वाला है, और कंपनी ने जैसे ही आपको नोटिस भेजा ना, आप उस रिप्लाई का भी री रिप्लाई कीजिए, और रिप्लाई में पुराने नोटिस के कौन से तथ्यों को इन्होंने लिया ही नहीं है उस चीज को आप मेंशन करें, और वो भी डेट टू डेट। किस डेट को आपने भेजा, किस डेट को उनको रिसीव हुआ, उनको आपका नोटिस कब आया, आपको कब उन्होंने कब रवाना किया, आपको कब मिला, और आप कब रिप्लाई कर रहे हैं, डेट टू डेट रिप्लाई रखें। इसके बाद जो पांचवा ऑप्शन आता है वह सेक्शन 25 एंड 138 एनआई एक्ट मैटर ऑफ डिफेंस। यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि सेक्शन 25 पर इसी चैनल पर एक 40 मिनट का वीडियो पोस्ट किया है। यदि आप उसको सुनेंगे ना तो सेक्शन 25 की बारीकी 138 एनआई एक्ट के साथ आप समझ जाएंगे। यदि आपने चेक दिया है तो प्रायर नोटिस में ऑलरेडी उसका जिक्र होता है, और सेक्शन 25 में आपको बता दूं कि 2-2, 5-5 साल केसेस चलते हैं, और इतना इंतजार एनबीएफसी कंपनियां नहीं कर सकती है। यह है पांचवा मैटर कि सेक्शन 25 का आप वीडियो देखें, उसमें सारी डिटेल हमने आपको दे दी है, तो वो भी एक आधार बनता है लोन सेटलमेंट का। छठा जो पॉइंट है कि आपने प्रायर नोटिस दे दिया, इंटीमेशन लेटर आपने घर पे रख दिया। इंटीमेशन लेटर लोन सेटलमेंट के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जब रिकवरी एजेंट रिकवरी नहीं कर पाए, लोन का निपटारा नहीं कर पाए, राशि वसूल नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्थिति में खुद रिकवरी एजेंट ही कंपनी के सामने इस बात को डिस्क्लोज करते हैं, इस व्यक्ति से राशि रिकवरी करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और ये बात ऑटोमेटिकली सेटलमेंट में आती है यदि रिकवरी को आपने अच्छे से मैनेज कर दिया और इंटीमेशन लेटर दिया। क्योंकि जो इंटीमेशन लेटर आप उनको दोगे वह रिकवरी एजेंसी के थ्रू वापस कंपनी को जाता है, एनबीएफसी कंपनी को। तो ये बात आप ध्यान रखें, इंटीमेशन लेटर का एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और इंटीमेशन लेटर जो बनता है ना वो टोटली आरबीआई की गाइडलाइन और आपके द्वारा भेजे गए नोटिस के आधार पर बनता है। इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। छठा पॉइंट जो आज चर्चा अधूरी रह गई थी, कंपनी एडवोकेट आर्बिट्रेशन रिप्लाई। यानी कि कंपनी जब ये देख लेती है कि आपने नोटिस भेज दिया तो उसने री रिप्लाई किया तो ठीक है, उसका रिप्लाई करो, लेकिन कभी कभी कंपनी डायरेक्टली आपको उस नोटिस का रिप्लाई दिए बगैर आपको आर्बिट्रेशन के लिए रिकॉल नोटिस भेज देती है कि भाई आप पेमेंट चुकाओ 7 दिन के अंदर, नहीं तो हम आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग करेंगे। उसका रिप्लाई देना है। एडवोकेट का नोटिस आए, एडवोकेट के नाम से वैसे कई एनबीएफसी कंपनियां अपनी जो लीगल बंदे होते हैं उन्हीं का नाम के आगे एडवोकेट लगाकर नोटिस भेज देती है, लेकिन आप उसका भी रिप्लाई करो। आर्बिट्रेटर आपको नोटिस भेजता है डेट ऑफ हियरिंग की, आप उसका भी रिप्लाई करें। आपको जो भी ऑब्जेक्शन है ना उन ऑब्जेक्शन का रिप्लाई करें। ये देखने में आएगा, और आज तक आपने किसी यूट्यूब चैनल पर यह नहीं सुना होगा कि आपके द्वारा दिए गए जवाब पर आप जो ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं उस मैटर में भी जो क्लेमेंट एनबीएफसी कंपनी है वो आपके ऑब्जेक्शन को क्रॉस करने का एक रिप्लाई पेश करती है, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। अगर वो रिप्लाई आपके पास आता है तो आपको भी उसका रिप्लाई फाइल करना है, ताकि फाइल में आपकी हर बात आ जाए, और इसके बाद भी यदि अवार्ड पास हो जाए तो अवार्ड पर भी रिप्लाई होता है। ये ध्यान रखिए, कई लोग कहते हैं कि आर्बिट्रेशन अवार्ड पास होने के बाद कुछ भी नहीं होता है, हाईकोर्ट ही जाना रास्ता है, तो ऐसा नहीं है। आर्बिट्रेशन अवार्ड पास भी हो गया ना तो आपने पुराने डेट टू डेट जो कॉरेस्पॉन्डेंस कर रखे ना उनके आधार पर आप क्रॉस कर सकते हैं, अपना रिप्लाई दे सकते हैं डायरेक्टली कंपनी को। तो कंपनी उस आर्बिट्रेशन अवार्ड को एग्जीक्यूट कराने के लिए 1000 बार सोचेगी। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि कंपनी के पास हजारों की तारीख में, हजारों की संख्या में आर्बिट्रेशन अवार्ड पड़े हुए हैं। अब वो हर जिले के अंदर जो आर्बिट्रेशन अवार्ड पेश कर रही है एग्जीक्यूशन के लिए, वहां आपत्ति वाले वो कभी पेश नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है कि यदि मेरा एक आर्बिट्रेशन अवार्ड जो एग्जीक्यूशन के लिए फाइल किया, यदि उसको खारिज कर दिया तो उसका इफेक्ट सभी पे पड़ेगा। इसलिए रिप्लाई पे रिप्लाई देंगे ना तो आर्बिट्रेशन अवार्ड भी आपका चल नहीं पाएगा। सातवां जो है ऑब्जेक्शन रिप्लाई पर री रिप्लाई जजमेंट के साथ।
यानी कि आपने आर्बिट्रेशन पे जो ऑब्जेक्शन फाइल किया, उस ऑब्जेक्शन का यदि क्लेमेंट यानी कि एनबीएफसी कंपनी की ओर से यदि उस आपके ऑब्जेक्शन का क्रॉस फाइल किया है, तो आपको उसका ऑब्जेक्शन क्रॉस री रिप्लाई करना है और उसमें भी आपको पुराने सारे तथ्यों का हवाला देना है और साथ ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क जजमेंट है उनका हवाला देते हुए करना है, ताकि आर्बिट्रेटर भी उन हवाला को, उन जजमेंट को दरकिनार नहीं कर पाए और वर्ड टू वर्ड उन चीजों को लेना पड़े। तो यहां पर आर्बिट्रेटर भी अपना अवार्ड पास नहीं करेगा यदि आपने अपना जवाब अच्छे से दे दिया है तो, और इसके बाद भी पास करता है तो फिर उसके बाद अवार्ड पर जो आप रिप्लाई करते हैं उसका भी एग्जीक्यूशन होना मुश्किल हो जाता है। एक बात यह भी है कि जब ये सारी प्रक्रिया हो गई और कंपनी आपके पास सेटलमेंट पे आती है, जो हम महत्वपूर्ण बात कहते हैं ना कि 10 लाख के लोन का सेटलमेंट 50,000 में वो कैसे होता है। मान लीजिए आपके पास मल्टीपल लोन है, 5 लोन है, 10 लोन है, 15 लोन है, और मान लीजिए आपके पास कोई एक एनबीएफसी कंपनी आ गई, भाई आप इस लोन में सेटलमेंट कर लो। अब यहां कंपनी प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना एनपीए राइट ऑफ ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहती है, एनपीए बढ़ाना नहीं चाहती, इसी कारण राइट ऑफ कर देती है। तो यहां पर जब वो सेटलमेंट के लिए आती है ना और वो कहती है भाई आपके 10 लाख का लोन है और आपका 3 लाख में हम सेटलमेंट कर रहे हैं, आप सेटलमेंट अमाउंट पे कर दो, तो उनको कहना कि 5 मल्टीपल लोन मेरे ऑल चल रहे हैं, वो मुझे कम ऑफर कर रहे हैं, उनके 10 लाख का ऑफर है, वो तो 1 लाख कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूं जो मुझे कम करेगा ना मैं उसको करूंगा। ये बात आप मौखिक कर सकते हैं, आपको लिखित में कहीं देना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। ऐसी स्थिति में जो कंपनी की कंपटीशन है ना, प्रतिस्पर्धा, इस प्रतिस्पर्धा का लाभ आपको प्राप्त होता है और 10 लाख का लोन का सेटलमेंट 50,000 या 1 लाख तक के अंदर हो जाता है। लेकिन वहां पर भी लोन सेटलमेंट लेना है, ओटीएस पद्धति अपनानी है, और यदि पार्ट पेमेंट अपनाते हैं तो टर्म एंड कंडीशन पर क्लियर रहे, ये नहीं कि सिंगल वन पर पार्ट पे कर दिया और आगे नहीं किया तो आपको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। जो नवा मेन पॉइंट है वो मेन है कंपनी की मजबूरी लोन सेटलमेंट। कंपनी की मजबूरी है कि अनसिक्योर्ड लोन है, मैक्सिमम में चेक नहीं है, 138 की कार्रवाई होगी नहीं, सेक्शन 25 बड़ा लंबा चलता है, और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है कि सेक्शन 25 1 ईएमआई का होगा। या सेक्शन 25 पे ये भी कहना चाहूंगा, कभी कभी कंपनी मैक्सिमम का भी करती है, तो उसके बारे में हमारा एक अलग से वीडियो बनेगा जहां पे उस बारे में चर्चा की जाएगी। तो कंपनी की मजबूरी क्या है? मजबूरी ये कि आर्बिट्रेशन किया ना आपने, आप आर्बिट्रेशन के आड़े रिप्लाई फाइल कर दिए क्योंकि आपकी मजबूरी थी, पैसा था नहीं आपके पास, नहीं तो आप पे कर देते। तो ऐसी स्थिति में कंपनी के पास कोई विकल्प ही नहीं है कि आपके पेमेंट को रिकवर कर पाए। तो ये कंपनी की मजबूरी है कि प्रतिस्पर्धा के अंदर उनको आपका लोन सेटलमेंट करना है और अपने मैटर को क्लोज करना है, ताकि उनके वहां से एक डिफॉल्टर कम हो और उनकी ग्रोथ पर, उनकी शेयर जो कैपेसिटी उन पे कोई इफेक्ट नहीं आए, आरबीआई की नजर में वह एक ज्यादा एनपी वाली कंपनी न हो। 10वां पॉइंट है कॉल बुक ऑब्लिक ऑफलाइन एडवोकेट कंसल्टेशन। यह आपके पास 2 विकल्प होते हैं। एक होता है यूट्यूब पर आप जिसे पसंद करते हैं, फेसबुक पे आप जिसे पसंद करते हैं, उस एडवोकेट की कॉल बुक सर्विसेज ले, आप उसकी सर्विसेज ले। दूसरा ये होता है कि आप अपने एरिया के एक्सपर्ट एडवोकेट से सलाह ले, तो जिससे भी ले ना आप उससे एक बार में सारी बात करें। यदि आप मल्टीपल लोन के शिकार है ना, तो आप उनको कहिए कि हमको 6 बार आपके सर्विसेज की जरूरत पड़ सकती है। फर्स्ट, प्रायर नोटिस, इंटीमेशन लेटर, और इसके बाद सेक्शन 25 138 रिप्लाई, और 3 बार आर्बिट्रेशन के मैटर में आपको रिप्लाई करना पड़ सकता है। इसीलिए जो भी बात करें पहले कंप्लीट कर ले, ये नहीं कि अधूरी बात कर ली। कॉल बुक एक सुविधा है जहां पर आप भारत के किसी भी एडवोकेट की कॉल बुक करके आप अपने नोटिसेस, अपनी जानकारियां वगैरह उनसे आप ले सकते हैं। लेकिन कॉल बुक करते वक्त आप इस चीज को क्लियर कर ले कि वह एडवोकेट्स आपसे कितनी बार बात करेंगे, जब जब आपको समस्या है समाधान देंगे या नहीं देंगे, आपके नोटिस को पढ़कर आपको क्या करना चाहिए, ये रिप्लाई देंगे या नहीं देंगे। क्योंकि आप किसी को सिंगल वन टाइम पे करेंगे और सिंगल वन टाइम पे के लिए अब आपको कितनी बार आपकी कॉल एक्सेप्ट करेंगे, ये मुद्दे की बात है, जो जानने की बात है। तो जब भी कॉल बुक करें इस चीज का ध्यान रखें। कॉल बुक और ऑफलाइन एडवोकेट कंसल्टेंसी, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण चीज है जिसमें आपको डिले कभी भी नहीं करना चाहिए और उनसे खुलकर बात करनी चाहिए। सेकेंडरी 11वां पॉइंट जो है निडरता, बहादुरी, परिवार का साथ और इंटीमेशन लेटर। यानी कि जब रिकवरी एजेंट आपको डराए धमकाए ना, कभी मत सोचो वो 6 फीट के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
महाभारत में भीम जो था ना, वो अपनी शक्ति के लिए प्रचलित था, लेकिन वो जमाना अब नहीं है। अब कोई 6 फीट का हो उसके लिए भी वही कानून है, जो 2 फीट का हो उसके लिए कानून है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने बल के आधार पर, अपनी गुंडागर्दी के आधार पर, अपनी ताकत के आधार पर और अपनी जोर आजमाइश के आधार पर आपसे रिकवरी नहीं कर सकता है। तो यहां थोड़ी निडरता और बहादुरी बतानी है। जो भी आपको धमकाए, भाई जो करना है कर ले, पैसा नहीं है क्या करेगा, तुझे 2 बजे तक बैठना है मेरे घर पे बैठ, मैं कॉल रिकॉर्डिंग करता हूं। अधिकार ही नहीं है उनको आपके घर पे टिकने का। और दूसरी बात, आप घर पे हो या नहीं हो, इंटीमेशन लेटर आप उनको हाथ में प्रोवाइड कराओ। उनका अधिकार ही नहीं है आपके घर पे बैठने का। इंटीमेशन लेटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें। और एक बात आती है अंतिम 12वां पॉइंट, पुलिस सपोर्ट। एक्चुअली जब रिकवरी फेल हो जाती है, रिकवरी एजेंट जब फेल हो जाते हैं ना, तब आपके सबसे बड़ा भूमिका जो है वो पुलिस की होती है। यानी कि कोई व्यक्ति आके आपके घर पे गुंडागर्दी कर रहा है, आप पुलिस थाने फोन कर रहे हो, पुलिस वाले कह रहे हैं हम क्या करें, लोन लिया है तो भरना है, तो आप इंटीमेशन लेटर की कॉपी आप पुलिस के हाथ में ही पकड़ाओ, ये पढ़ो क्या लिखा है। फिर उनको बताओ कि इस व्यक्ति के पास होम विजिट लेटर नहीं है, ऑफिस विजिट लेटर नहीं है, डीआरए लाइसेंस नहीं है, खुद का आईडी एड्रेस प्रूफ नहीं है, ये कैसे मेरे घर पे आ गया। दूसरी बात, अगर ये आ गया तो रिकवरी का तरीका एक शांत और शालीन तरीके से बात करें, ये गुंडागर्दी कैसे कर रहा है, गंदी बातें कैसे कर रहा है, तुच्छ हरकतें कैसे कर रहा है। और आप नजदीकी पुलिस थाने की जगह आप फोन लगाइए 100 या 112, यानी कि पुलिस कंट्रोल रूम। और पुलिस कंट्रोल रूम पे आप इतना ही कहिए कोई व्यक्ति मेरे घर पे आया है, गुंडागर्दी कर रहा है, 2-4 लोग हैं, तुरंत हॉक आएगी, क्योंकि कॉल रिकॉर्डेड होती है। और हॉक आएगी 107, 151 जो पुरानी सीआरपीसी है उसके अंतर्गत, जो भी नया कानून है जो बीएनएसएस के अंदर है, उसके अंतर्गत इनको पाबंद करने की कार्रवाई की जाएगी। और जब एक बार ऐसा हुआ ना, तो दूसरी बार ये आपके पास फटकेंगे नहीं। साथियों, लोन सेटलमेंट में यदि 12 के 12 जो चीजें है ना, प्रायर नोटिस, इंटीमेशन लेटर फॉर रिकवरी एजेंट्स, कॉल कस्टमर केयर, नोटिस का री रिप्लाई, जवाब उल जवाब, सेक्शन 25 138 कंटेंट रिप्लाई, उसके बाद 6 नंबर पे कंपनी एडवोकेट आर्बिट्रेशन रिप्लाई, उसके बाद ऑब्जेक्शन रिप्लाई और उसका री रिप्लाई विथ जजमेंट, मल्टीपल लोन कंपनी प्रतिस्पर्धा, कंपनी की मजबूरी लोन सेटलमेंट, कॉल बुक सर्विसेज, ऑफलाइन एडवोकेट सर्विसेज, निडरता बहादुरी परिवार का साथ और पुलिस सपोर्ट। ये जो चीजें है ना, आपको मतलब कंपनी को इतना मजबूर कर देगी, क्योंकि उसके पास रिकवरी का कोई दूसरा हथियार नहीं है। अगर आपने इन सारे टॉपिक्स को यदि आपने कवर कर लिया, तो यकीन मानिए कि कंपनी का 10 लाख का लोन 50,000 में भी सेटलमेंट होता है और 1 लाख में भी होता है। और यहां सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपके कॉल बुक एडवोकेट्स की, ऑनलाइन एडवोकेट्स की, या फिर आप जिस ऑफलाइन एडवोकेट की सर्विसेज ले रहे हैं उनकी, जो हर महीने में आपको अच्छी तरह गाइड कर पाए, अच्छी तरह सजेशन दे पाए। साथियों, मैं एक बात कहता हूं कि ऐसे लोग जिनका लोन छोटा है, यानी 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का लोन है, उनको किसी एडवोकेट का कंसल्ट लेने की जरूरत नहीं है। वो केवल हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे सोशल मीडिया जो साइट से फेसबुक पेज, वहां विजिट कर लीजिए, सारे वीडियो पोस्ट है, एक सवाल आपको पूछने की जरूरत नहीं है। और इसके बावजूद यदि आप कॉल बुक करना चाहते हैं तो कॉल बुक करके आप इन्हीं मुद्दों पर आप लंबी चर्चा कर सकते हैं। यदि आपके अनसिक्योर्ड लोन है, आप मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हैं, लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं और कर्ज के दलदल में फंसकर अपने जीवन के प्रति कुत्सित गलत विचार ला रहे हैं, तो स्टॉप हो जाइए, क्योंकि इस मामले में जितना धसोगे उतना धसते ही जाओगे, निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। सिविल गया भाड़ में, सेटलमेंट होगा, सेटलमेंट कर लीजिए, कम ईएमआई में अंदर आपको लाभ मिल रहा है। ये मत सोचिए कंपनी 10 लाख के लोन का सेटलमेंट 50,000 में कैसे करेगी, क्योंकि कंपनी के 25% लोन ऐसे ही होते हैं जो डूबते हैं और वहां को कंपनी को सेटलमेंट करना होता है, क्योंकि जो 75% जो पे करने वाले हैं उनके ऊपर एक अधिक ब्याज, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई क्यों होती है, ताकि उनका लॉस कभी नहीं हो। साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट पर जो वीडियो पोस्ट होगा ना, उसकी जूठन दूसरे दिन आपको दूसरे चैनल पर देखने मिल जाएगी। इसीलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, क्योंकि जो जानकारी हमारे चैनल पर मिलेगी वह आपको दूसरे दिन किसी जूठन के रूप में किसी और चैनल पर देखने को मिलेगी। तो ओरिजिनल कंटेंट को वेरीफाई करना सीखे कि कौन आपके लिए नया कंटेंट लेके आता है। और अभी कम्युनिटी में हम एक और पोस्ट डालेंगे, उसको जरूर देखना, क्योंकि वो हम कम्युनिटी में डालने के बाद मौका देंगे दूसरों को बोलने का। धन्यवाद।